नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। अभय दुबे जी से आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजनीति क्या है, क्या चल रही है। आखिर विश्व गुरु सांसद तोड़ने में इतने बेताब क्यों हैं? उद्धव गुट के सांसद तोड़ना क्यों जरूरी था? क्या चंद बाबू नायडू से पलड़ा छुड़ाना चाहते हैं? राजनीति की तमाम बातें चलते हैं अभय दुबे जी से पूछने के लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। बहुत शर्मनाक तस्वीर सामने आई जब मोदी और ट्रंप बात कर रहे हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भारत पे अगर कोई हमला होगा तो वो रक्षा करेंगे। जो इंसान राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को सिर्फ कमजोर कर रहा है और भारत की बदनामी कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह पाकिस्तान की मदद की हमने देखा, और वो कह रहा है कि भारत पर हमला होगा तो हम रक्षा करेंगे। तुम तो हमला इनडायरेक्ट खुद कर रहे हो, टैक्स बढ़ाते जा रहे हो, भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के वापस कर रहे हो, विश्व गुरु हमारे बोल नहीं रहे हैं। अभी ये दोनों मिले तो दोनों ने जिस तरह की बातचीत की उससे पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा। पत्रकारों ने पूछा कि 3 नाविक हमारे मारे अमेरिका के हमले में, उसके जवाब में व्यंग्यात्मक भाषा, और हमारे प्रधानमंत्री जी कड़े शब्दों में 56 इंच के सीने के साथ ट्रंप से ये नहीं कह पाए कि आपकी हिम्मत कैसे होगी, हमारे भारतीय 3 लोगों की हत्या की है आपने। लेकिन जो बातचीत हुई ट्रंप की मोदी की, गोदी मीडिया गदगद है, चैनल पर चला रहा है, यानी कितना बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। क्या ये जो वीडियो जारी हो रहे हैं बातचीत के और जो बातें सामने आ रही हैं, क्या वो आपको नहीं लगता कि भारत को बहुत शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त है? भारत का देश एक 140 करोड़ के देश को शर्मनाक स्थिति में लाने के लिए पर्याप्त है? आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी जी का आचरण ट्रंप के सामने शर्मनाक न लगे, इसीलिए इस प्रकार की तमाम चर्चाएं गोदी मीडिया में चलाई जा रही हैं। इस तरह के वहाँ सवाल भी पूछे गए ताकि मोदी जी की वाहवाही हो जाए वहाँ पर। और हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने बताया कि जब वो उन सवालों को सुन रहे थे तो उन आवाज़ों से उन्होंने पहचान लिया कि वो पत्रकार कौन से हैं जो इस प्रकार के सवाल पूछ रहे थे। आप इससे अंदाजा लगाइए, और ताकि मोदी जी की वाहवाही हो जाए। अब आप थोड़ी तुलना कीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति बुश जूनियर भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ में न्यूक्लियर डील, एटमी समझौते के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील होती है 2009 के चुनाव की पूर्व संध्या पर। कांग्रेस के भीतर से दबाव है कि आप ये न्यूक्लियर डील नहीं होने देंगे। वामपंथियों ने भी दबाव डाला हुआ है। तो मनमोहन सिंह कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा प्रधानमंत्री पद से अगर ये डील नहीं होगी तो। बाद में मनमोहन सिंह ने अपना प्रधानमंत्री पद उसके ऊपर दांव पे लगाया। ये उस व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो पॉलिसी पैरालिसिस करता था। वो अपना प्रधानमंत्रित्व तो उस एटमी समझौते के ऊपर दांव पे लगाता है। फिर समझौता होता है, ऐतिहासिक समझौता होता है, और उस समझौते के कारण मध्य वर्ग का एक अच्छा खासा हिस्सा, जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, सब कांग्रेस को वोट करते हैं। और 2009 के चुनाव में कांग्रेस अच्छे समर्थन से जीतती है और फिर आगे 5 साल सरकार चलाती है। एक तो ये सीन है। अब आप दूसरा सीन सुनिए, जिसके तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत पे हमला होगा तो मैं भारत के साथ खड़ा हूं, बशर्ते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहें और मैं वहां पे अमेरिका का राष्ट्रपति रहूं। यानी अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो अमेरिका भारत पे होने वाले हमले में भारत का समर्थन नहीं करेगा, स्पष्ट है उनसे। अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कोई और होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप भारत पे होने वाले हमले में भारत के साथ नहीं खड़े रहेंगे। इसका ये मतलब निकलता है। अच्छा, दो बड़े देश, दो संप्रभु देशों के बीच में इतनी गंभीर बात मुंह जबानी होती है। ये कोई ऐसी बात है जब हम आपको अपने घर पे बुलाएं और आपसे कहें कि भाई चलिए, आपने खिचड़ी खिलाई थी, हम आपको तहरी खिला देते हैं। सही बात है। ये क्या बात रही? इस तरीके से होता है कोई? ये कोई पर्सनल यारी लंगोटिया या दो दोस्तों के बीच में जो बात होती है, उससे कुछ देशों की किस्मतें तय होती हैं। लिखा पढ़ी में होते हैं सारे काम। ये मेमोरेंडम जैसे ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ रहा है। 13 सूत्रों पे ईरान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत करने पड़ रहे हैं, और एक ऐसे समझौते पे करना पड़ रहा है जिसकी वजह से उनके अपने देश में, अमेरिका में,
उन्हीं की अपनी पार्टी के रिपब्लिकन और उनकी विपक्षी पार्टी के डेमोक्रेट दोनों मिलकर इनकी धुनाई कर रहे हैं वहां पर। थोड़ी बहुत धुनाई नहीं हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की अपने देश में, जो जो इस वक्त चल रही है वहां पर। देखिए, आप जरा सोचिए इस बात पे, भारत पे कौन देश हमला कर सकता है? भारत पे केवल दो ही देश हमला कर सकते हैं, पाकिस्तान हमला कर सकता है और चीन हमला कर सकता है। ये दोनों देश पहले भी हमला कर चुके हैं, भारत के दोनों देशों से युद्ध हो चुके हैं। चीन के साथ अभी भी भारत का काफी जबरदस्त और गंभीर सीमा विवाद है, सब लोग जानते हैं इस बात को, ये चीज रिकॉर्ड में दर्ज है, कौन इससे इनकार कर सकता है? पाकिस्तान के साथ तो हम लोग कई युद्ध लड़ चुके हैं, उस चक्कर में पाकिस्तान का आधा हिस्सा खत्म भी हो चुका है, पाकिस्तान नहीं रह गया, वो हिस्सा बांग्लादेश बन गया। ऐसी परिस्थिति में दक्षिण एशिया है, ये दक्षिण एशिया, साउथ एशिया है। क्या नेपाल भारत के ऊपर हमला करेगा? वहां में अमेरिका की मदद चाहिए। श्रीलंका भारत पे हमला करेगा, अमेरिका की मदद चाहिए। बर्मा भारत पे हमला करेगा, अमेरिका की मदद हमें चाहिए। कौन सा देश भारत के ऊपर हमला करेगा? और देखिए कितनी गंभीर बात है, उसको इतने हल्के और छिछले तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश किया जा रहा है, जैसे कि हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हों। और हमारा प्रधानमंत्री जो है वो इन बातों को सुन लेता है और इन बातों को जवाब नहीं देता। अगर हमसे कोई उल्टा सीधा मजाक करे तो मैं किसी ना किसी रूप में तो उससे कहूंगा ही कि ये बात जमी नहीं भाई आपकी। मैं कहूंगा मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन ये बात आपकी नहीं जमी है। मैं आपको कुछ तो कहना चाहिए, किसी रूप में कहना चाहिए। कहीं ऐसा दुनिया में होता है? जब आप अनौपचारिक किस्म की बातचीत कर रहे हो वो एक अलग बात है। आप मान लीजिए लंच पे मिले हैं आपस में, आप नाश्ते पे मिले हैं, आप डिनर पे मिले हैं आपस में, आप कोई अनौपचारिक किस्म का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक ऐसा आदान प्रदान जो कि रिकॉर्ड पे दर्ज है, जो मीडिया के सामने हो रहा है, आपके पीछे आपका झंडा लगा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, आपके साथ लाइन में आपके विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठे हुए हैं, आपके विदेश सचिव बैठे हुए हैं, अजीत डोभाल, जयशंकर और मिस्त्री, विक्रम मिस्त्री, ये तीनों बैठे हुए हैं मिस्त्री आपके सामने। और डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनके विदेश मंत्री ये सब बैठे हुए हैं वहां पे। आप सोचिए, इतने ऐसे गंभीर माहौल में जहां सब बातें औपचारिक होती हैं, लिखित रूप से होती हैं, दस्तावेज बंद होता है, रिकॉर्ड बनता है, इतिहास में जाता है, वहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री छिछली किस्म की हल्की बातें कर रहे हैं ताकि मीडिया में उनकी वाहवाही हो सके। कितनी इच्छा है मीडिया में वाहवाही करवाने की? 12 साल हो गए मीडिया में वाहवाही हो रही, 12 साल से मुतवातिर ये व्यक्ति मीडिया में अपनी वाहवाही करवा रहा है। सोचिए आप जरा, कितना करवाएगा वाहवाही? कोई हर चीज की कोई सीमा होती है। कोई भी मौका हो, हर जगह तस्वीर खिंचवानी है, हर जगह चेहरा चमकाना है, हर जगह खीसें दिखानी है, हर जगह हाथ हिलाने हैं, हर जगह अपनी वाहवाही करवानी है। बेवकूफ और जलील किस्म के पत्रकार वहां पर जाकर इस तरह के घटिया सवाल पूछते हैं। खुद भी नहीं लगता कि तमाम दुनिया में गंभीर लोगों के सामने हम गंभीर लोग कितने भारत के प्रधानमंत्री के आचरण से कितने शर्मसार हो गए हो। एक मूर्ख किस्म का फिल्म एक्टर बैठा हुआ है इंटरव्यू लेने के लिए, आप कल्पना की, वो पूछ रहा है कि आप आम छील के खाते हैं, काट के खाते हैं, मतलब इस प्रकार की तमाम बातें होती हैं। भाई ठीक है, वो बेवकूफ है तो आप एक बेवकूफ को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? आप अगर आपको अपना सम्मान बढ़ाना है तो किसी गंभीर व्यक्ति को इंटरव्यू दीजिए, एक ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू दीजिए जो कि जिसका सम्मान हो। उसके साथ बैठ के जब बात करेंगे तो वो हर तरह के व्यक्ति के साथ बात वो अच्छी तरीके से जाएगी। क्योंकि खुद आपका स्तर गिरा हुआ है, इसलिए आप गिरे हुए स्तर के आदमी को इंटरव्यू दे रहे। अक्षय कुमार जी अच्छे सुपरहिट अभिनेता हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं, मैंने भी उनकी फिल्में देखी हैं और मजा लिया है, लेकिन वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने लायक अहलियत उनके पास नहीं है।
भारत का प्रधानमंत्री होना ये मौका क्यों देता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर उनका इंटरव्यू, भारत के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी की हम बात नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप, की गरिमा के अनुरूप आचरण करना चाहिए। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के सामने और इटली की प्रधानमंत्री के सामने ही नहीं करनी चाहिए। उन्हें अक्षय कुमार को इंटरव्यू, देखिए अक्षय कुमार को इंटरव्यू नहीं देना, वहीं से उनके स्तर का पतन शुरू होता है। अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया, वो पॉइंट, वो ऐसा बिंदु है जहां से उनकी पता लगता है कि इस आदमी को, ये आदमी जो है जिस पद पे बैठा हुआ है उस पद के योग्य नहीं है। फिर उन्हें शिकायत है कि लोग जो है बेकार में मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे चिढ़ते हैं। वो बहुत से कांग्रेस के नेताओं को संदेश भिजवाते हैं तरह तरह के कि भाई आप मुझसे क्यों चिढ़ते हैं, आप इतनी क्या बात है, आप मुझे इज्जत क्यों नहीं देते। बार बार उनके जो संवाददाता, बार बार उनके उनके वो हैं प्रवक्तागण हैं, वो बार बार कहते हैं नरेंद्र मोदी आपके, हमारे ही नहीं विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है उनको? ये दावा जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं किया है, दावा इंदिरा गांधी ने कभी नहीं किया कि हम किसके प्रधानमंत्री हैं। सब लोग उन्हें मानते ही थे स्वाभाविक रूप से अपना प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी को क्यों लगता है कि उनको प्रधानमंत्री नहीं माना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये दावा नहीं किया, सब लोग स्वाभाविक रूप से उन्हें अपना प्रधानमंत्री मानते थे। जो उनसे हार गए थे वो भी उन्हें प्रधानमंत्री मानते थे, जिन्होंने उन्हें जिताया था वो भी प्रधानमंत्री उन्हें मानते थे। जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को वोट नहीं दिया वो ऐसा थोड़ी ना कहते हो कि ये आदमी हमारा प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने हमेशा दिक्कत बनी रहती है कि उनको प्रधानमंत्री के लायक सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है। खुद तो सोचो, अक्षय कुमार को इंटरव्यू देंगे आप, डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही करेंगे, मेलोनी के सामने आप पूछेंगे कि हमारा हम लोगों का जो अकाउंट है सोशल मीडिया पे उसमें कितने फॉलोअर जुड़ गए हैं, इस प्रकार की आप बातें करेंगे। फिर आप कहेंगे कि आपको वो गरिमापूर्ण अभिनंदन हो आपका जो जवाहरलाल नेहरू का हुआ करता था, इंदिरा गांधी का हुआ करता था, लाल बहादुर शास्त्री का हुआ करता था, या अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ करता था। आप वैसे बन के तो दिखाइए पहले। ठीक बात है, ये इतनी चीजें समझ में नहीं आती और ट्रम्प साहब का जवाब नहीं है। एक वो 100 जूते और 100 प्याज वाली कहानी उनके ऊपर लागू होती है। अमेरिका की आर्थिक तबाही की कहानी लिखने के बाद ईरान के आगे नतमस्तक हो गए, बस पैर ही नहीं छुए। इजराइल क्या करेगा अभय जी? इजराइल तो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। और हमारे विश्व गुरु क्या करेंगे? अब अमेरिका का साथ देंगे या इजराइल का साथ देंगे या ईरान का साथ देंगे? जब परिस्थिति की जब हम पहली रीडिंग करते हैं, यानी पहली नजर से परिस्थिति को देखते हैं, तब हमें लगता है इजराइल अलग थलग पड़ गया। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इस तरह से इस परिस्थिति को देखता हूं कि इजराइल देखने में लग रहा है अलग थलग, लेकिन अभी भी वो और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। अगर इजराइल भी इस समझौते का समर्थन कर देता तो इस समझौते को जब भरभंड करना होगा, नष्ट करना होगा, तो अब डोनाल्ड ट्रंप किससे मदद लेंगे? जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे इस समझौते को गड़बड़ाना, उसी दिन इजराइल की तरफ इशारा करेंगे और वो ईरान के ऊपर अपनी मिसाइलें और बमबारी शुरू कर देगा जम के। ईरान को उसका जवाब देना पड़ेगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे भाई हमें ईरान और इजराइल के बीच में से फैसला करना है, तो हम तो इजराइल के साथ रहेंगे। तुरंत बात बदल जाएगी सब पूरी की पूरी। दूसरे, ध्यान रखिए, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये डील नहीं है। डील इसके आधार पे होगी। 60 दिन की बातचीत के बाद, 2 महीने की बातचीत के बाद डील इसके आधार पे होगी। इससे तो कोई भी आदमी कभी भी फिर सकता है। ये तो एमओयू है ना। एमओयू हमेशा टेंटेटिव होता है, वो अंतिम नहीं होता है, वो हमेशा अनंतिम होता है, अंतिम से पहले का होता है। इसलिए इससे कभी भी वो फिर जाने के लिए वो अपना एक प्यादा उन्होंने बैठा रखा है, इसका नाम नेतन्याहू है। उस नेतन्याहू का वो तुरंत इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इजराइल तो टिक ही नहीं सकता अगर अमेरिका के साथ न रहे। तो अगर अमेरिका भी इजराइल से हाथ पीछे हट जाए मतलब, तो अभी उसको सब लोग घेर के मार देंगे, इनको, नेतन्याहू और इजराइल दोनों को। तो वो मेरा मानना यह है कि अभी देखने में लग रहा है कि वो अकेला पड़ गया। अकेला नहीं पड़ा है, वो अलग बैठा हुआ है। उसने साफ कह दिया है मैं इस डील में शामिल नहीं हूं, मैं इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में पार्टी नहीं हूं,
मेरा जो लक्ष्य है मैं उसको पूरा करता रहूंगा। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, कि कोई लेना देना नहीं है। इजराइल ने साफ कह दिया, यानी कभी भी वो अपने हमले शुरू कर देगा, तो ईरान कोई हमले करवाता थोड़ा रहेगा, ईरान को उसका जवाब देना पड़ेगा। जब ईरान उसका जवाब देगा तो फिर अमेरिका कहेगा कि भाई हमको ईरान और इजराइल में से किसके साथ जाना चाहिए। अमेरिका में कितनी जबरदस्त यहूदी लॉबी है, उस यहूदी लॉबी ने बैंकरोल किया है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के चुनाव को। भविष्य में आने वाला भी जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसको भी यहूदी लॉबी का पैसा चाहिए, सबको यहूदी लॉबी चाहिए वहां अमेरिका में। आप सोचिए इस बात को। और वो यहूदी लॉबी पूरी तरह इजराइल के हितों को सब समर्थन करती है। भाई इजराइल क्यों अमेरिका की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण है, अमेरिका की ग्लोबल राजनीति में? उस यहूदी लॉबी की वजह से। वो यहूदी लॉबी केवल अमेरिका में ही नहीं है, ब्रिटेन में भी यहूदी लॉबी बहुत जबरदस्त है, यूरोप में यहूदी लॉबी बहुत जबरदस्त है। उनके पास अनाप शनाप पैसा है, वो राजनीति को प्रभावित करते हैं अपने तरीके से। सही बात है। तो वो देखिए, ये सब बातें इतनी आसान नहीं है। इधर भारत की राजनीति में राहुल गांधी ने गजब कर दिया। कोटा, जिसे मैं तो कहता हूं कि बच्चों की आत्महत्या का केंद्र है वो। कोचिंग के नाम पर, बच्चों के सपने के नाम पर बच्चों की कब्रगाह बन गया है। कितने कितने मासूम बच्चों ने अपने दान दे दी। मेरी कुलीग है, उसके भाई ने सुसाइड कर लिया, पूरा परिवार खत्म हो गया। ये बच्चों के ऊपर जो सपनों का बोझ है उसका नाम है कोटा। और कोटा से राहुल गांधी ने बड़े नाजुक विषय पे शुरुआत कर दी है। और ठीक बात है, मैं तो जितने नौजवानों से बात करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनसे संवाद करना, उनके सपने समझना, उनकी इच्छाएं समझना। बहुत ज्यादा निराशा के भाव में है अभय जी, बहुत दुखी हैं वो। कल मैं दिल्ली गया था कुछ घंटों के लिए, 1 बजे पहुंचा तो रात के 1 बजे वापस आ गया। फ्लाइट में मेरे पास एक नौजवान था, वो इंजीनियरिंग करके MBA किया हुआ है, उसने टॉपर था। जो उसे कहानी बताई उसने मेरे को दिल हिला दिया। कह रहा था कि ना जाने उसके संग के कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके पिता ने जमीन बेची, अपने जेवर बेचे, और नौकरियां 20,000 15,000 की नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्या करेगा आदमी इंजीनियरिंग करके, क्या आदमी करेगा मेडिकल करके, जब इतना बुरा हाल है। सरकार को समझ क्यों नहीं आ रहा कि एक पूरा बम का गोला बना दिया है नौजवानों के लिए। एक बहुत बुरे हालात में ले आई है सरकार। कैसे कैसे इससे छुटकारा मिलेगा, क्या लगता है अभय जी? देखिए, राहुल गांधी ने जो कोटा में शुरुआत की है, अगर राहुल गांधी उसको आगे ले जा पाए तो उन्हें फिर लखनऊ में, पटना में, जयपुर में, भोपाल में और उस हर जगह पे जहां इस तरीके के कोचिंग हब हैं। दिल्ली में मॉडल टाउन बहुत बड़ा कोचिंग हब है, पटना में मुसल्ला गली बहुत बड़ी कोचिंग हब है। ये जितने तमाम जो कोचिंग हब है उन सबके साथ में संवाद स्थापित करना होगा। ये वो चाहें तो करना चाहें, और मेरे ख्याल से करना चाहते भी हैं, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। आप देखिए ना, कितने बढ़िया तरीके से कोटा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अगर कोई पकी उम्र का आदमी उस भीड़ में आना चाहता था तो वॉलंटियर उससे कहते थे आप कृपा करके मत आइए, ये छात्रों के लिए है। मतलब उनसे कहते थे कि आप मत आओ, हमें भीड़ जमा। वो राहुल गांधी चाहते थे और कांग्रेस चाहती थी कि 10,000 के करीब छात्र जमा हो वहां पर, और छात्रों से अनुरोध किया गया था कि वो अपने अपने कोचिंग सेंटर की टी-शर्ट्स पहन के आए। छात्र वो टी-शर्ट पहन के आए थे। जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो करीब 3-4 हजार छात्र जमा थे, तो राहुल गांधी ने 3,000 का फिगर लिया। उन्होंने एक डॉट दिखाया स्क्रीन पे और बोले ये डॉट एक व्यक्ति है। फिर बहुत सारे डॉट दिखाए, ये 3,000 डॉट है। फिर बताया कि 3,000 में से कितने लोग IAS बन पाएंगे, कितने लोग इसमें IIT में जा पाएंगे, कितने लोग क्या बन पाएंगे। ये सब उन्होंने बता के फिर अपने आंकड़े पेश किए, इससे सब लोग स्तब्ध रह गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया कदम उठाया है राहुल गांधी ने, बहुत ही होशियारी से उठाया है। बहुत तैयारी करके वो गए थे, ऐसी तैयारी करके गए थे, इससे उन्होंने नतीजे निकाले, आंकड़े देखे, और नतीजे चौंका देने वाले थे। और जैसे जैसे राहुल गांधी इस काम को आगे बढ़ाएंगे अगले 6 महीने में, मुझे पक्का यकीन है एक इतना बड़ा समर्थक दल उनका बनेगा। उन्होंने कोई नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी की कोई आलोचना नहीं की, कुछ नहीं कहा, चुनाव की कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, सवाल उठाया ही नहीं। उन्होंने केवल शिक्षा व्यवस्था का सवाल उठाया, उन्होंने केवल
छात्रों और उसके शिकंजे में किस तरह छात्र फंसे हुए हैं। उनका कहना था कि ये सिलेक्शन सिस्टम नहीं है, ये रिजेक्शन सिस्टम है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये वसूलियाबी सिस्टम है, एक्सटॉर्शन है लोगों से। केवल नीट परीक्षा में 22 लाख छात्र बैठते हैं, वो 1.3 लाख करोड़ रुपए उनके माँ बाप खर्च करते हैं, जो हमारे केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बजट के बराबर है। इस तरह के उन्होंने आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े पेश किए। मैं तो समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उन्होंने शुरुआत की है। अब कांग्रेस वाले जानते होंगे, कांग्रेस के भीतर बैठे लोग जानते होंगे कि वो इस शुरुआत को कहां तक ले जाएंगे। और सरकार जानती थी कि ये आदमी कुछ खास करने वाला है, इसलिए सख्त हिदायत थी हर मीडिया मंच को जो सरकार का समर्थक है कि एक शब्द इसके बारे में नहीं बोलना और बताना। कंप्लीट ब्लैकआउट इसको बोलते हैं, कंप्लीट ब्लैकआउट। एक बार फिर कह रहा हूं, बिल्कुल कोई खबर नहीं दिखाई, कुछ नहीं किया। और अखबारों में भी अंदर के पेजों में खबर छपी है ये, ताकि कोई पढ़ ना पाए इस खबर को। एक तरफ एक नेता है जो छात्रों की, नौजवानों की ऐसी बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ एक नेता है जो कह रहा है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई, नहीं हो गई, मुसलमानों ने ये कर दिया, बांग्लादेश शरणार्थ। बहुत लंबे अरसे से इस प्रकार की ऊल जलूल बातें, घटिया किस्म की बातें और आपत्तिजनक बातें लोगों की तरफ से की जा रही हैं। मुझे तो लगता है कि पब्लिक इन सब बातों से आजिज आ चुकी है। पब्लिक के पास कौन झंझट में पड़ा, कौन इनसे लड़े आगे, इसकी कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन मन में लोगों की बात पक रही है। अब लोग इन बातों पर नहीं। भाजपा अभी भी मानती है कि जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलेगी, मुसलमानों के खिलाफ घृणा का प्रचार करेगी, उतना ही उसकी सत्ता सुरक्षित होने की संभावना बढ़ेगी। ऐसा भाजपा अभी भी मानती है। ठीक है, उसको मानने दीजिए, वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। हम भी 2024 में भी एक वक्त आया था, तब भी हमने देखा था, हम 2029 में भी देखेंगे। अच्छा, ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ने पलड़ा झाड़ना है क्या, जो सांसदों को तोड़ने में लग गए? उद्धव ठाकरे के सांसद तोड़ दिए, गोदी मीडिया कह रहा है अखिलेश यादव के सांसद तोड़ देंगे। इसमें क्या है कि इनके लिए एसआईआर के साथ में परिसीमन करना बहुत जरूरी है। उस परिसीमन करने के, अपने मन का परिसीमन करने के लिए इनको चाहिए 2/3 बहुमत। वो 2/3 बहुमत इनके पास है नहीं। अभी भी इतना सब तोड़फोड़ करने के बाद में 2/3 बहुमत से ही 40 से ज्यादा सीटें पीछे हैं। तो अभी ये धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं, देखिए कहां तक जाता है इनका मामला। और लिहाज नाम की कोई चीज इनके पास रही नहीं है कभी, अभी भी नहीं है। तो जो कुछ काम कर रहे हैं निर्लज्जता पूर्वक हो रहा है। भारतीय राजनीति के सबसे ज्यादा निर्लज्ज लोग जो हैं इस काम को करने में लगे हुए हैं। कितने शर्म की बात है। इसको करने से अपनी पीठ को ठोंकते हैं, वाहवाही है उनके लिए। और है भी कितनी शर्म की बात है। आप लड़ो किसी से, जीतो किसी से, चले कहीं और जाओ। नेताओं के अंदर तो कोई नैतिकता, कोई इज्जत, कुछ बचा ही नहीं है। कुछ नहीं, दल बदल कानून को कैसे झांसा दिया जाए, कैसे उसकी चक्कर में फंसे बिना पतली गली से निकल के ये सब काम किए जाएं, इसके लिए बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। इस बार नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक बात है, और हम सब लोग बस विवश हैं कि इन हथकंडों को देखते रहें, विश्वगुरु की लंबी लंबी कहानियां सुनते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, राजनीति के तंत्र को समझा और देखा कि विश्वगुरु की ऐसी कमजोर हालत क्यों है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि बहुत बड़े कारपोरेट के घोटाले छुपा दिए जाते हैं, बताए नहीं जाते। 4PM बिजनेस जिसका आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा नया चैनल है। एक 15 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटालों के आरोपी राजेश टेक्सटाइल की खबरें गायब करा दी गई गोदी मीडिया से। फिर याद दिला रहा हूं आपको ये बात, लेकिन 4PM बिजनेस में ये पूरी पड़ताल मौजूद है। बहुत जल्दी मैं देश के सबसे बड़े बैंक ICICI के घोटालों की कहानी लाने वाला हूं। इस बैंक के खिलाफ देश का कोई मीडिया हाउस बोलता नहीं है। तो जल्दी से YouTube खोलिए, 4PM बिजनेस ऑन करिए, सब्सक्राइब करिए और देश के ऐसे काले कारनामों की कहानी मुझसे सुनते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।